You lost your phone, little fella. जरा सोचिए क्या हो अगर आपकी जिंदगी एक लूप में फंस जाए और आपको एक ही दिन को बार बार जीना पड़े, ऊपर से कुछ खतरनाक लोग आपकी जान के पीछे पड़े हों। कुछ ऐसा ही होता है रॉय के साथ। वो एक ही दिन को ना जाने कितनी बार जीत चुका है, इसलिए पहले से जानता है कि कब क्या और कैसे होने वाला है। हर सुबह वो ना सिर्फ एक हत्यारे से निपटता है बल्कि खिड़की के बाहर एक हेलीकॉप्टर उसे रोज गुड मॉर्निंग बोलने के लिए मशीन गन के साथ खड़ा रहता है, लेकिन रॉय उसे बड़ी आसानी से चाकू मार कर गिरा देता है। इन सब के बीच वह अपनी एक्स वाइफ की फोटो को निहारने लगा और ऐसा मानने लगा कि कभी ना कभी तो ये खत्म होगा ही और मैं कभी ना कभी अपनी वाइफ से मिलूंगा जरूर। लेकिन उसका दिन रोज ऐसे ही बीतता है। उसे पता होता है कि कब उस पर कोई कहां से हमला करने वाला है और वो बड़ी आसानी से उससे निपट के बाहर आ जाता है। उसे मरने का भी कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अभी मरूंगा तो कल तो जिंदा ही होने वाला हूँ, क्या मतलब है डरने से। खैर, इतने दिनों तक ऐसे मरने जीने के बाद उसे इतना तो समझ में आ गया था कि कोई उसे मारना चाहता है, मगर क्यों ये नहीं पता था। कभी रास्ते में कुछ औरतें उसे गोली मार देती हैं, तो कभी एक बौना उस पर गाड़ी चढ़ा के चला जाता है। वहाँ पर वॉन नाम की एक तलवारबाज लड़की हर बार उसे मारने से पहले अपना नाम बताती है कि मेरा नाम वॉन है और अब तुम्हारा अंत होने वाला है। इस कहानी में हद तो तब हो गई जब उसका एक हमशक्ल भी उसे मारने की फिराक में लगा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं रॉय को भरोसा था कि उसकी एक्स वाइफ जीमा उसके सभी सवालों का जवाब दे सकती है, तो उसने जीमा को कॉल लगाया, मगर कॉल उसके बॉस वेंटर ने उठा लिया, जिसके पीछे बहुत बड़ी सी भड़कीली मशीन गन रखी हुई थी। उससे बातचीत करने के बाद उसने उसे बताया कि देखो रॉय, जीमा की तो एक दिन पहले ही एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। जिसके बाद रॉय बहुत ज्यादा हताश हो गया, लेकिन उसके पीछे लगे ये खतरनाक लोग उसे दुख में भी नहीं मरने देते थे। अगले दिन हर रोज की तरह रॉय तेजी से उठा, पीछे हेलीकॉप्टर था, वो उसे मारने की कोशिश करने लगा, रॉय बच गया और यही सिलसिला चलता रहा। इसी बीच हम देव को देखते हैं, जो कि एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। वहीं दूसरी तरफ डाई फाइनल नाम का एक फेमस चाइनीज तलवारबाज भी वहां मौजूद था। री ने शराब पीते हुए नोटिस किया कि घड़ी में 12:47 हो गए हैं। इतने में सभी लोग इकट्ठा होकर रॉय को मारने आ गए और उसे गोलियों से भून दिया। इसके बाद हम रॉय को टाइम लूप में जाने से पहले का दिन दिखाया जाता है। वो अपनी एक्स वाइफ के ऑफिस में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए गया था। वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि सिक्योरिटी की जरूरत ऑफिस वालों को नहीं बल्कि जीमा को ही है। जीमा ने अचानक से रॉय के सर के कुछ बाल काट लिए। उसे उसका व्यवहार बड़ा अजीब लग रहा था। उसने री से पूछा कि क्या उसे उसका भेजा हुआ जन्मदिन का तोहफा मिल गया था। उसने रॉय को गले मिलाया और उसके कान में धीरे से कहा कि उसे आयरिश बोर्ड को याद रखना है। तभी 3 गार्ड वहां आ पहुंचे और उन्होंने रॉय को बाहर भेज दिया। उसके जाने के बाद जीमा के बॉस ने उसे धमकाते हुए कहा कि वो जिस चीज पर काम कर रहे हैं वह टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है और वो अपने पुराने आशिकों को ऐसे ही अंदर नहीं बुला सकती। रात के तकरीबन 3 बजे रॉय एलिस नाम की एक लड़की, जो कि पेशे से डेंटिस्ट है, उसके साथ एक बार में बैठा था। वहाँ एलिस ने बाथरूम में जाने के बाद बारटेंडर से बातों बातों में उसने कहा कि वो इस लड़की के साथ मौज मस्ती भले ही कर ले, लेकिन उसकी आंखों में प्यार किसी और के लिए है। इतने में जीमा का फोन आया। वो रॉय के बालों को सैंपल के साथ कुछ कर रही थी। उसने रॉय से कहा कि उसे उसकी मदद चाहिए उसी चीज में जिसमें वो सबसे अच्छा है। यह कहकर वो मशीन की तरफ चल पड़ी। अब क्योंकि वेंटर और उसकी सिक्योरिटी हेड ब्रेड सब कुछ सुन रही थी और देख भी रही थी, तो ब्रायन ने जीमा को पकड़कर उसके पास ले जाने का ऑर्डर दिया। अगले दिन सुबह वो उठा तो लूप शुरू हो चुका था। उसने जीमा के कहे मुताबिक उसका दिया हुआ जन्मदिन तोहफा ढूंढना शुरू किया। दरअसल वो आइजैक और साइरस नाम की एक किताब थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पढ़ पाता, हेलीकॉप्टर में बैठा आदमी मशीन गन लेके फिर से आ गया, फिर से उसे भून दिया और फिर से वो लूप शुरू हो गया। दरअसल अब उसका टारगेट यही था कि वो किसी भी तरह उस किताब को ढूंढे और उसे पढ़े, लेकिन हमेशा टाइम लूप के चलते कोई ना कोई आकर उसे पेल जाता था। जिसके बाद हम फिर से वर्तमान समय में पहुंचते हैं। रॉय किसी तरह बचता बचाता जीमा का गिफ्ट की हुई किताब के साथ एक अंडरग्राउंड गेमिंग स्टोर में चला गया। किताब पढ़कर उसे पता चला कि आइजैक ओसारिस नाम की एक इजिप्शियन लीडर की पत्नी थी। किताब के लास्ट में जेमा ने लिखा था कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। रॉय को इस किताब में कुछ भी काम का नहीं लगा। अचानक से उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी जिसका नाम जो था, लेकिन जो को ये मालूम नहीं था कि रॉय ही उसका बाप है।
क्योंकि उसने अपने बेटे के साथ समय बिताकर अच्छा लग रहा था। तो उसने सोचा कि चलो इसे पिज्जा खिला कर लाते हैं। वहाँ से बाहर निकलते ही रॉय ने नोटिस किया कि सामने घड़ी में 12:50 हो गए हैं। लेकिन यह पहली बार था कि रॉय इतनी देर तक जिंदा था। दरअसल वो इतने बार मर चुका था कि उसे टाइम भी पता था कि कब क्या होने वाला है। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि वहाँ से फिर गुंडों की एंट्री हो जाती है और फिर वो उसे छल्ली करके वहाँ से चले जाते हैं। बहुत देर तक खुश नहीं रह पाता हमारा रॉय। लेकिन इससे एक बात तो क्लियर हो गई थी कि अंडरग्राउंड टनल में जाने के बाद उसे कोई ट्रैक नहीं कर पा रहा था। वहाँ रॉय ने अपने बेटों को गोलियों से बचाया और अपनी आखिरी सांस भरते हुए कहा कि वो ही उसका बाप है। और इसी डर के साथ रॉय ने उस आखिरी लम्हे में अपने बेटे की आंखों को देखा। उसके बेटे की आंखों में उसको अपने लिए प्यार दिख रहा था। और इसके बाद वो लूप फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस बार रॉय की सुबह बहुत ज्यादा रोमांच के साथ हुई थी। वो ठान लिया था कि वो अपने बेटे को ढूंढेगा, किताब को ढूंढेगा, पढ़ेगा और साथ में बाहर जाकर अपनी पत्नी से दोबारा मिलेगा। लेकिन इन सब से पहले उसे अपनी ट्रैकिंग डिवाइस को ढूंढना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ट्रैकिंग डिवाइस नहीं मिलेगी तब तक उसकी जान कब कैसे चली जाए उसे भी नहीं पता। जिसके बाद वो अपने फेवरेट नूडल कैफे के वॉशरूम में गया और अपनी बॉडी और कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस को ढूंढने लगा। मगर बहुत ढूंढने पर भी उसे कुछ मिला नहीं। जिसके बाद रॉय को सिक्योरिटी ऑफिसर डेव की याद आई, जो उस समय नूडल शॉप में ही मौजूद था। उसने डेव से पूछा कि अगर उसे किसी की बॉडी में ट्रैकिंग डिवाइस फिट करना हो तो वो कहाँ करेगा। जिस पर डेव ने उसे बताया कि ट्रैकर छुपाने की सबसे बढ़िया जगह अगर कोई है तो वो है दांत। अगर मुझे मौका मिले तो मैं लोगों के दांत में ट्रैकिंग डिवाइस छुपा दूंगा। ये सुनते ही रॉय उसे वॉशरूम में ले गया और उसके सामने अपने सारे दांत तोड़ने शुरू कर दिए। खुशकिस्मती से दूसरा दांत टूटने के बाद ही उसे वो ट्रैकिंग डिवाइस मिल गया। ट्रैकर मिलते ही तभी वहां पर रॉय का हमशक्ला आ गया और उसने उसे गोली मारकर वहीं ढेर कर दिया। अगले अटेम्प्ट में रॉय उठते ही सबसे पहले वॉशरूम में जाता है और अपनी ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है। जिसके बाद उस ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से वो बाकी सारे गुंडों को बड़ी आसानी से पेलकर वहां से चला जाता है। वो वहां से जा ही रहा था कि वहां पड़े गुंडों में से किसी एक के फोन पर ब्रेड का कॉल आता है और ब्रेड रॉय से कहता है कि अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो आजा, कर ले मुझसे दो हाथ। जिस पर रॉय बोलता है कि आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। जिसके बाद वो सीधा लैब की तरफ निकल गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और रिएक्ट कर जाता, एक गाड़ी आकर उसको कुचल कर चली जाती है। तो पहले अटेम्प्ट में तो रॉय का यही हाल हुआ। इसके बाद जब दूसरा अटेम्प्ट आया तो रॉय सीधे गाड़ी लेकर गया। वहाँ पर उसको गुंडों ने घेर लिया। लेकिन ये रॉय की एक चाल थी। उसने गाड़ी में मौजूद एक्सप्लोजिव्स को ब्लास्ट किया और सारे के सारे गुंडों को एक साथ खत्म कर दिया। जिसके बाद उसने अपने हमशक्ल का सिक्योरिटी बैज उठाया और वहाँ से चला गया। पहले तो उसका सिक्योरिटी बैज काम नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में जब रॉय ने जुगाड़ लगाया तो उसने लिफ्ट खोल ली और अंदर चला गया। अंदर कई आदमी उसका पहले से इंतजार कर रहे थे और इस तरह से रॉय का ये वाला अटेम्प्ट भी फेल हो गया। जिसके बाद अपने अगले अटेम्प्ट में रॉय पहले से ही जानता था कि वो लोग लिफ्ट खुलने पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। तो वो चुपके से किनारे से जाता है और एक एक करके सबको खत्म कर देता है। जिसके बाद आगे चलकर उसका सामना ग्वेन येन से हुआ था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तलवारबाज है। रॉय के पास तो बंदूक है, लेकिन जब उसने ट्रिगर दबाया तो पता चला कि बंदूक ही खाली है। जिसके बाद रॉय फिर से बड़ी बेरहमी से मारा गया। रॉय ने बहुत बार उसे हराने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जान पाता था कि आखिर वो अगला हमला कैसे करेगी। जिसके बाद रॉय ने सोचा कि अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ सोचना ज़रूर पड़ेगा। खैर इसी बीच जब उसने एक अटेम्प्ट में विंटर को जिंदा पकड़ लिया था तो मारने से पहले उसने अपना टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में उसे बताया था। दरअसल जिस मशीन को हमें शुरुआत में दिखाया गया था उसका नाम था ओसाइरस स्पिंडल और वो इतिहास बदल सकती थी। दरअसल हुआ ये था कि जिमा ने बिना रॉय के भनक लगवाए उसके बालों के कुछ टुकड़े को उस मशीन में डाल दिया था। जिसके बाद रॉय एक टाइम लूप में पहुंच गया था और उसे कोई भी मार नहीं सकता था। रॉय ने जमा के जन्मदिन पर दी हुई उसकी किताब को फिर से पढ़ा और वो समझ गया कि जब तक उसका डीएनए उस मशीन में मौजूद है तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकता। और ये भी समझ गया था कि जीमा उस पर कितना भरोसा करती थी। वो जोश से भर गया, लेकिन अभी भी उसके और उसकी आज़ादी के रास्ते में ग्वेन येन अपनी तलवार लेकर खड़ी थी। अपने अगले अटेम्प्ट में वो उससे लड़ने के बजाय नूडल कैफे में जाकर लेजेंडरी चाइनीज तलवारबाज डिये फेंग से मिला। उसने उससे कहा कि आप प्लीज़ मुझे तलवारबाजी सिखा दीजिए। थोड़ी देर मनाने के बाद डिये फेंग मान गया, लेकिन उसने उससे कहा कि देखो यार, मैं तो एक दिन के लिए ही आया हूँ, एक दिन में सीख लोगे तुम सब। जिस पर वो कहता है कि हाँ हाँ, एक दिन तो बहुत है मेरे लिए। जिसके बाद तलवारबाजी का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे करते करते अपने 174th अटेम्प्ट में वो तलवारबाजी पूरी तरह से सीख चुका था।
जिसके बाद वो हमारी पुरानी तलवारबाज से लड़ने पहुंचा। उसने अपनी बंदूक जमीन पर रखी और पास ही दीवार पर तलवार उठा ली। उसने लाजवाब तलवारबाजी दिखाते हुए उसे वहीं पर खत्म कर दिया। अभी ब्रेड और प्रिंटर भी वहां आ गए। उसने अपनी तलवार ब्रेड के माथे पर गाड़ दी। जैसे ही विंटर ब्रेड को बंदूक उठाने के लिए आगे बढ़ा, रॉय उससे पहले ही तलवार लेकर उस तक पहुंच गया और अपनी तलवार उसके हाथों में घुसा दी। माई गॉड, वेरी ब्रूटल। वेंडर को थोड़ा थोड़ा शक हुआ कि एक आदमी इतने सारे लोगों को अकेले कैसे मार सकता है। वो समझ गया था कि जिमा ने मशीन का इस्तेमाल करके उसे एक समय लूप में डाल दिया है। जिसके बाद उसने रॉय को बताया कि जब तुम यहाँ आकर मेरे आदमियों को पेल रहे थे तो मैंने तुम्हारे बेटे को मारने का इंतजाम पहले ही कर दिया है। जिसको सुनने के बाद रॉय वहाँ से तुरंत भागते हुए अपने बेटे के पास गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसके बेटे की मौत हो चुकी थी। अपने बेटे की मौत देखने के बाद उसने सारी उम्मीदें खो दी। वो जानबूझकर हत्यारों को अपने आप को रोज मारने देता था, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि बहुत हो गया अब ये सब। अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपने जीवन का बचा कुचा समय, जो भी 4-5 घंटे हैं, क्यों ना अपने बेटे के साथ बिताऊं। जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ अपने जीवन का बचा कुचा समय गेम्स खेलने में, पार्टीज करने में, यहाँ वहाँ घूमने में बिताने लगा। लेकिन एक दिन ऐसे ही दिन बिताने के बाद जब वो एक कुर्सी पे बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, तभी उसकी बेटी ने उसे बताया कि कुछ दिन पहले ही मुझे मेरी माँ का कॉल आया था और उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम रॉय से बात कर सकते हो। रॉय ने ये बात कंफर्म करने के लिए उससे उसका फ़ोन लिया, जिससे उसे यकीन हो गया कि सुबह जब जिमा उससे बात कर रही थी तो वो शायद उस वक्त जिंदा थी और उसके पास अभी भी मौका है उसे बचाने का। जिसके बाद रॉय अगले अटेम्प्ट में जल्दी से जल्दी तैयार होकर विंटर और ब्रेड को मारकर कैमरे के रूम में गया। वहां उसने देखा कि सुबह जब वो उठता है तो 15 मिनट तक जमा जिंदा थी। ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने खुद को गोली मार दी ताकि वो जल्दी से लूप रीसेट करके उसे बचा सके। अगली सुबह उठकर रॉय ने सीधा हेलीकॉप्टर पर ही छलांग लगा दी। उसने मिनी गन वाले गुंडे को तुरंत पेल पाल कर फ्लाइट को कब्जे में कर वहां से सीधे लैब की ओर चलना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसने वहां मौजूद सभी गुंडों को हेलीकॉप्टर की मशीन गन की मदद से एक एक करके एक साथ मारना शुरू कर दिया। इसके बाद वो तुरंत उस जगह पहुंच गया जहां पर जिमा को मारा जाने वाला था। वो तुरंत वहां पर पहुंच गया और उसने उसकी जान बचाई और उसके बाद तुरंत उसने विंटर का खेल खत्म कर दिया। आखिरकार उसने जिमा को बचा लिया और उन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और इसके बाद वो दोनों अपने बेटे के साथ रियल वर्ल्ड में साथ में रहने लगे। इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुमको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।